बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? आप सब बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, मस्त है, तंदुरुस्त हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए जी, आज शनिवार की रात आपके साथ। शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती, मिक्सचर का सवाल तुसी करना हैगा। करो भैया। कहता है एक दूध वाले के पास दो प्रकार के दूध है, मतलब दो प्रकार के मिश्रण है समझो। पहले कंटेनर में 80% दूध है और दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। ध्यान से देखिए, दो कंटेनर है। एक कंटेनर का नाम ए है। एक सेकंड भाइयों, किसकी घंटी बज गई? एक सेकंड होल्ड करना भाई।
माफ करना मेरे बच्चों, फोन आ रखा था घर से। हाँ, अब मैं सवाल पे आता हूँ। कहता है दो कंटेनर है, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर मान लेते हैं बी है। पहले कंटेनर में दूध है 80%, दूसरे कंटेनर में दूध है 60%। कहता है इन दोनों कंटेनर को, यदि वे पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध से मिलाए, 32 लीटर दूध से मिलाए, पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे दूध कंटेनर के 32 लीटर दूध से मिलाते हैं, तो जो नया मिश्रण तैयार हो उसमें दूध की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो देखिए मेरे बच्चे, इसका रेशियो ले लो भाई, 4 7 और 4 8 32, 7:8। यहां 80 और 60 का डिफरेंस कितना है जी? 20। 80 और 60 का डिफरेंस क्या है मेरे बच्चों? 20। तो 20 यूनिट को हम बांट देंगे मेरे बच्चों किस रेशियो में? 7:8 के रेशियो में, 7:8 के अनुपात में इसको बांटेंगे, हाँ है ना। तो 7:8 में बांटेंगे, 20 को तो बांटते हैं, 20 गुना 7, 8 7 15, 5 3 15, 5 चौक 20, 28/3। इसको करेंगे तो 20 गुना 8/15, 5 3 15, 5 चौक 20, तो यह आएगा 32/3, हाँ है ना। यानी कुल मिला के ये होगा कि तरीका आपको बता रखा है कि भाई जब भी आपको ये वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 80 और 60 का डिफरेंस कितना है? 20। 20 को 7:8 में बांटेंगे तो 28/3 और 32/3। इसको लिखेंगे तो 3 9 27, 9 सही 1/3, 9 सही 1/3%। इसको लिखेंगे तो आएगा 3 ढाई 30, 10 सही 2/3, 10 सही 2/3%, हाँ है ना। तो इसमें से वैल्यू घटाएंगे तो ये बचेगा, और इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये आएगा। तो मेरे बच्चे कितनी वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे सर ये होगी 69 सही 1/3%। इसमें से घटाएंगे 9 से 1/3, और इसमें से घटाएंगे 10 सही 2/3%, हाँ है ना। क्या ये बात आपको समझ में आती है नहीं आती? हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ आती है या नहीं आती? बताइए। क्लियर है? आइए आइए। करिए मेरे बच्चे एक बार इसको। अच्छा, एक चीज मैं और भी जानना चाह रहा हूं। क्या? पर उसमें समझ नहीं आएगा, इसी से समझाऊंगा। करिए एक बार इस सवाल को, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे,
कहता है एलोय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टिन। एक एलोय में 90% कॉपर और 10% टिन है। इन अनदर एलोय कॉपर इज 93% एंड टिन इज 4%। In what ratio should both alloy be mixed so that the newly formed alloy contain 9% tin and also find percentage of copper in this? देखिए ध्यान से मेरे बच्चे बात को समझिए। कह रहा है जी दो धातुएं, दो मिश्रण, पहले वाले मिश्रण का नाम ए रख लेते हैं, पहले वाले मिश्रण का नाम हम ए रख लेते हैं। कह रहा है जी पहले वाले में जो टिन है या कॉपर है, कॉपर कह रहा है तो कॉपर ले लेते हैं। पहले वाले में जो कॉपर है वो है सर 90%। अगर मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में 90% कॉपर है तो कह रहा है पहले में टिन कितना है 10%। पहले वाले में कह रहा है जी टिन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है 10%। हाँ है ना। अब कह रहा है जी जो दूसरा एलोय है उसका नाम मान लीजिए हमने बी रख लिया, तो जो दूसरा एलोय है बी उसमें कहता है कॉपर जो है 93% है, कॉपर जो है वो 93% है, कॉपर जो है वो 93% है। और जो टिन है वो कितना है मेरे बच्चे 4%। और जो उसमें टिन है वो कितना है मेरे बच्चे 4%। टिन जो है वो कितना है 4%। इन व्हाट रेशियो शुड बोथ एलोयज बी मिक्स्ड? तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में आपस में मिलाएं कि जो नया मिश्रण हो उसमें 9% टिन हो। देखिए इस सवाल में इस बात को समझिए कि यहां 90% कॉपर 10% टिन तो पूरा 100% हो गया, 93% कॉपर 4% टिन तो पूरा 97% हुआ, 100% नहीं हो पाया। इसका अंदर जो ये बी था, जो बी एलोय बना हुआ था केवल कॉपर टिन से नहीं था, कुछ और भी होगा इसके अंदर, तभी तो 93 और 497 बनाई थी, 3% और भी मेटल बची होगी। अब आ गया था अब आगे देखिए, अब कह रहा है नई मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए यार नया जो मिश्रण बना ए और बी को मिला के उसमें कह रहा है कॉपर कितना होना चाहिए मेरे बच्चे, कह रहा है सॉरी टिन कितना होना चाहिए 9%। जो नई मिश्र धातु बनी उसमें कह रहा है जी टिन होना चाहिए 9%। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसे सोल्व करके जो रेशियो निकल के आएगा वो किस चीज का आएगा? वो मिश्रण का निकल के आएगा, टिन का निकल के आएगा या कॉपर का निकल के आएगा? किस चीज का रेशियो निकल के आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए कि यहां इस बात का अर्थ यह है कि 100 यूनिट मिश्रण है तो उसमें टिन है 10, यहां 100 यूनिट मिश्रण है तो उसमें टिन है 4, यानी 100 यूनिट मिश्रण है तो उसमें टिन है 10 और यहां 100 यूनिट मिश्रण है तो उसमें टिन है 4। 100 यूनिट मिश्रण में टिन है 10 और यहां 100 यूनिट मिश्रण में टिन है 4। मेरी बात समझ रहे हैं? पूरे मिश्रण में टिन कितना है 9%, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, तो A:B का रेशियो क्या है 5:1। A:B का रेशियो क्या है 5:1। हाँ है ना। इसका मतलब इन दोनों मिश्र धातुओं को जो मिलाया है, इन दोनों मिश्र धातुओं को जो हमने मिलाया है वो मिलाया 5:1 में, यानी यहां से 5 भाग लिया है तो यहां से 1 भाग लिया। ध्यान रखें ये टिन का रेशियो नहीं है, ये एलोय का रेशियो, एलोय कह लो या मिश्रण कह लो, मिक्सचर का रेशियो है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये जो चीजें हैं परसेंट, ये रिप्रेजेंट ये करिए कि 100 यूनिट मिश्रण में टिन 10, यानी किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है? 100 यूनिट मिश्रण के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। हाँ है ना। यानी बड़ी चीज यहां क्या है? मिश्रण। ठीक है, ये रेशियो है मिश्रण का। तो ए और बी को हमने किस अनुपात में मिलाया? अभी निकाल दिया हमने। ए और बी को सर मिलाया है किस रेशियो में? 5:1 में। ए और बी को हमने मेरे प्यारे बच्चों मिलाया 5:1 के रेशियो। किस रेशियो मिलाया जी? 5:1 में। हाँ है ना। 90 और 93 का डिफरेंस कितना है? 3। तो 90 और 93 का डिफरेंस है 3। 3 को हम जब 9:1 ना सॉरी माफ करिएगा 5:1 में बांटेंगे, 5:1 में बांटेंगे तो आएगा 3 गुना 5/6 और यह आएगा 3 गुना 1/6। 3 दूनी 6, यह आएगा 5/2 यानी 2.5 और ये 3 दूनी 6, 1/2 यानी 0.5। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है 2.5 और ये वाली वैल्यू है 0.5। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 2.5 है तो वो वाली वैल्यू 0.5। किसी भाई को कोई आपत्ति है? यहां तक नहीं। अब 93 में से ये वाली वैल्यू हटा के 2.5 आया है तो बताइए ये वैल्यू क्या होगी? या इसमें से 90 घटा के 0.5, क्योंकि बड़ी है तो बड़े में से ये घटाया होगा और इसमें से छोटा घटाया होगा तो 0.5, तो ये वैल्यू क्या होगी? 90.5%।
इसका मतलब जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें 90.5% है कॉपर, ठीक है। और मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया है? 5:1 में। कौन सा है भाई आंसर? सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। देखिए ये सवाल थोड़े से टफ है, मैं भी मानता हूं इस बात को कि थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो समझ में आएंगे। करिए मेरे बच्चे। मेरा मिश्रण ए में 10% एसिड और मिश्रण बी में 30% एसिड। कहता है एक मिक्सचर है ए, इसमें एसिड है, एसिड जो है वो है 10%। एक दूसरा मिश्रण है बी, उसमें मेरे प्यारे बच्चों एसिड है कितना? 30%। कहता है जी इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में जो एसिड हो वो 25% हो जाए। नए मिश्रण में एसिड 25% हो जाए। 30 में से 25 गया 5, 25 में से 10 गया 15, तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी किस रेशियो में मिला रहे हैं? 1:3। लेकिन बड़ी बात क्या है यहाँ पे? बड़ी बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि 1:3 रेशियो किसका आया? एसिड का आया या कोई दूसरा कंटेंट था उसका आया, मिश्रण का आया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिक्सचर का आया रेशियो। यानी पहले मिक्सचर से 1 भाग ले रहे हैं तो दूसरे मिक्सचर से 3 भाग, हाँ है ना? क्योंकि इसका मतलब यहां पे यही है मेरे बेटे कि अगर हम 100 यूनिट मिश्रण ले रहे हैं तो उसमें 10 भाग एसिड है। 100 यूनिट मिश्रण ले रहे हैं मेरे बच्चे तो उसमें एसिड का 30 भाग है। यहां 100 यूनिट मिश्रण ले रहे हैं तो एसिड का मेरे बच्चे उसमें कितना भाग है? 25 भाग। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बताएं जी।
कहता है 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। घोल मतलब मिक्सचर। कहता है एक है 20% एथेनॉल वाला मिक्सचर, एक है 40% एथेनॉल वाला मिक्सचर। कहता है इनको किस रेशियो में मिलाएं कि जो नया मिश्रण बने वो 28% एथेनॉल वाला बन जाए। तो देखिए मेरे बच्चे, कहानी यह है कि 40 में से 28 गया 12 और 28 में से 20 गया 8। यहां ये बात किस चीज की हो रही है, इसका मतलब है कि 100% ना 100 यूनिट मिश्रण है तो उसमें एथेनॉल है 20, यहाँ 100 यूनिट मिश्रण है तो एथेनॉल है 40, और यहाँ 100 यूनिट मिश्रण है तो एथेनॉल है 28। 40 में 28 गया 12, 28 में 20 गया 8। रेशियो निकालेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 3:2। इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, 3:2। यानी इन दोनों को मिल गया। किस अनुपात में मिलाया जाए मेरे बच्चे, 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। मेरी बात समझ पाए? है, ऑलरेडी है, यहाँ है। करे जी इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है। इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है। दो पार्ट कर लिए, एक भाग ये और एक दूसरा भाग ये। कहता है पहले भाग को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, तो दूसरे भाग को बेचता है मेरे बच्चे 16% प्रॉफिट पे, है ना। एक भाग को 10% प्रॉफिट पे तो दूसरे भाग को 16% प्रॉफिट पे, ताकि उसे कुल लाभ 14.2% हो, ताकि मेरे प्यारे बच्चों से टोटल जो प्रॉफिट हो 14.2% हो। तो 16 में 14.2 गया, ये बचा कितना मेरे भाई, 1.8, और 14.2 में से 10 गया, ये बना 4.2, हाँ है ना।
अब मेरे प्यारे बच्चों रेशियो लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा, 3 18, 6 18, 6 7 42, तो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:7, यानी इनको आपस में जो इनके कोस्ट प्राइस है उनका रेशियो है 3:7। तो टोटल कॉस्ट होना 3 और 7 10 यूनिट, जबकि एक्चुअल में इनकी टोटल कॉस्ट दे रखी 2,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए, और ये वैल्यू होगी कितनी, 7×1400 रुपए, ये वैल्यू होगी मेरे बच्चे 1400 रुपए। ठीक है जी, तो उसने यही पूछा है उसके कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचे गए, तो 600 रुपए वाली चीजें 10% लाभ पर बेची गई। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसको भी करा रहा हूं भाई, इसमें थोड़ी सी टाइप लगेगी अभी, पहले इसको करिए। प्रतिमा बेटा रिप्लाई किस चीज का दे, 2000 किलोग्राम था क्या वो, माफ करना बेटा मैंने गलत पढ़ लिया, फिर 2000 किलोग्राम था क्या, सॉरी माफ करना भाई, फिर रुपए नहीं किलोग्राम आएगा, या किलोग्राम ही लिखना होगा आपको। अगर 2000 किलोग्राम था, ये समझ रहे हो, वही सवाल हो गया कि भाई हम प्रॉफिट परसेंट को मिक्स कर रहे हैं तो रेशियो तो सीपी का आना चाहिए, हाँ है ना, लेकिन ये प्रॉफिट का रेशियो और हमने बांट दिया इसे क्वांटिटी में, इसी वजह से क्योंकि जितने भी चावल थे ना सबका कॉस्ट प्राइस एक जैसा था, यानी 2000 किलो चावल थे ना, तो उसमें सारे के सारे एक ही टाइप के चावल थे, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। तो जो रेशियो उनके कॉस्ट का होता है वही रेशियो उनकी क्वांटिटी का होता है, अगर हर एक आर्टिकल एक जैसा, बिल्कुल बेगपाल ने से बताया बस वाला, बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे भाई, कह रहा है कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए पर किलोग्राम है, एक कॉफी पाउडर है जिसकी कीमत 2500 रुपए पर किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 1500 रुपए पर किलोग्राम कीमत वाले को, ऐसे कह रहा है मेरे बच्चे कि इस कॉस्ट प्राइस वाले को और इस कॉस्ट प्राइस वाले को किस अनुपात में मिलाएं, किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिश्रण बने वो 2250 रुपए पर किलोग्राम का बन जाए, 2250 रुपए पर किलोग्राम का बन जाए, हाँ है ना। तो 2500 में 2250 गया तो ये आया 250 रुपए, और 2250 में से 1500 गया तो मेरे बच्चे आया 750 रुपए। 1:3, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर होगा 3:1। क्या होगा मेरे बच्चों, सही उत्तर हमारा 3:1, 3:1। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है।
बच्चे प्लीज करें इस क्वेश्चन को, पढ़िए, कराता हूं इसको। करिए मेरे बच्चे। हम्म, देखिए मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, मैं पहले इसको डिटेल बताता हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसको शॉर्ट भी समझो। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट में छुड़वाए थे सवाल, आज के दिन के लिए ही। कहता भैया सवाल आपने पढ़ लिया होगा कि 65,000 रुपए को ए, बी और सी तीन बैंकों में 12, 16 और 18% की रेट से इन्वेस्ट किया गया। ए, बी और सी बैंक में 12%, 16% और 18%, 12%, 16%, 18% रेट से इन्वेस्ट किया गया साधारण ब्याज की दर से। एक वर्ष के बाद 10,180 रुपए ब्याज मिलता है। कह रहा है तीन बैंक है, ए, बी और सी। ये ए है, ये बी है जी, और ये सी। कहता भैया अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71.3% है। कहता है ए में बैंक में जो पैसा निवेश है वो सी बैंक में निवेशित धन का 71.3% है। 71.3% है। तो ए सी बटे ले आओ भाई, 71.3% की फ्रैक्शन बना लो, ये आएगी 5/7। सिंपली सोल्व कर लो, 7 को इससे करो, सही बिन बनाओ, उसका बटे 100 लिखो, सोल्व करो, 5/7। ए रखा, सी बटे लिया, ये 71.3% की फ्रैक्शन है, 5/7। हाँ है ना। इसके बारे में मतलब यह है कि भाई ए में निवेश किया गया धन अगर 5 यूनिट है तो सी में निवेश किया गया धन कितना हो गया जी, 7 यूनिट। यानी ए और सी दोनों बैंक में जो पैसा निवेशित हुआ है उनका अनुपात है 5:7। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां 5x धन इन्वेस्ट है तो यहां कितना धन इन्वेस्ट है, 7x। क्लियर है। अगर ऊपर 5x धन निवेशित है तो नीचे कितना धन निवेशित है, 7x। तो ए बैंक में 5x पैसा इन्वेस्ट है तो सी बैंक में निवेशित है 7x। तो ए और सी में कितना पैसा इन्वेस्ट है, 5 और 7 12x। टोटल पैसा कितना है, 65। 65 में से 5 और 7 12x यहां हो गया तो बचा कितना, 65,000 माइनस 12x। हाँ है ना मेरे बेटे। अब कह रहा है कि पहले वाले इस धन पे 12% की रेट से ब्याज लगेगा, यानी 5x पे 12% की रेट से ब्याज लग रहा है 1 साल का, इतना ब्याज बना। दूसरे इस वाले धन पे 65,000 माइनस 12x। दूसरे वाले पे 16% की रेट से ब्याज लग रहा है 1 साल का, इतना ब्याज बना मेरे बच्चे। आप कहे 1 साल क्यों ले रहे, इसलिए क्योंकि 10,180 रुपए जो ब्याज है वो 1 साल का है। अगर 2 साल लिखा होता तो यहां 2 लिख लेता हर एक जगह। हाँ है ना। और इस पे लेते तो 7x पे 18% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना, और तीनों सिंपल इंटरेस्ट मिला के 10,180 रुपए। 10,180 रुपए। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? डज एनीवन हैव एनी डाउट ऑफ इट? 10,180 रुपए साधारण ब्याज। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इसे सोल्व करना होगा डिटेल में और आंसर निकालना होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे 5 कहां से आया? भाई एक बात बता, 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? भाई 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 और ये 7 एकम 7, यह 497 जमा 3 जोड़ेंगे 500,
बटे ये वाला 7%। अब ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 500 बटे 7, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, तो मेरे भाइयों आंसर आएगा 5/7। क्लियर है मेरी बात? अब इस चीज को समझ लीजिए, जिन बच्चों को 5/7 में दिक्कत थी, ये था मेरे बच्चे शॉर्ट ना, सॉरी माफ करिए, डिटेल। अब इस बात को समझिए, डिटेल में कोई दिक्कत ना हो, फिर इसका शॉर्ट भी समझाता हूं। दीपक भाई वैसे भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि जो बताया इसको तो समझो। अभिषेक शॉर्ट बता रहा हूं यार। नेहा सर पोज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है पीयूष? पहले जो बताया उसको तो समझो मेरे बेटा, डिटेल में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट तो मैं समझा ही दूंगा। इसको और करिए भाई, ये भी सेम वैसा ही सवाल है, पहले डिटेल करिए फिर शॉर्ट बताऊंगा। मैं पहले डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझा दूंगा। घबराए नहीं, नहीं डरते किसी के बाप से। कह रहा मेरे भाई, एक आदमी ने 80,000 रुपए, एक आदमी ने 80,000 रुपए 3 बैंकों में निवेशित किए। 80,000 रुपए 3 बैंकों में निवेशित किए, जिनके नाम ए, बी और सी लिखे हुए उसने। ए बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, बी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% और सी बैंक में मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 27%। दीज आर योर आंसर। है ना? अब आगे कह रहा है कि ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 20% है। कहते हैं ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 20% है। ए 20% की फ्रैक्शन 1/5, सी को बटे ले आओ, यह आएगा 1/5। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू 1x है तो सी की वैल्यू है 5x,
यानी x रुपए हमने ए बैंक में निवेशित किया है तो सी बैंक में 5x निवेश किया, तो x और 5x कितना हो गया 6x। तो बी बैंक में कितना निवेशित किया होगा 80,000 माइनस 6x। हाँ है ना, क्लियर है मेरे भाई। अब कह रहा है जी 2 साल में 36,400 रुपए ब्याज कमाया, तो x रुपए पे 15% की रेट से 2 साल का ब्याज कितना बना 80,000 माइनस 6x, 16% की रेट से 2 साल का इतना ब्याज बना, और 5x रुपए पे 27% की रेट से 2 साल का ब्याज इतना बना, और टोटल ब्याज है 2 साल का 36,400। हाँ है ना मेरे बच्चे, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ये आपके डिटेल सॉल्व करने का सवाल को तरीका है। मैं इसी बात को और दूसरे तरीके से समझाता हूँ शॉर्ट में। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई दिक्कत होगी डिटेल में। पक्का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कर ले तो मेरे भाई एक ईयर में करना हो तो 36,400 को 2 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 18,200। तो यहाँ 18,200 लिखो, फिर यहाँ 1 लिखो, 1 लिखो, 1 लिखो। ऐसा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट है। प्रभांशु कहाँ घबरा रहे भाई, ये सवाल प्योर मीन्स लेवल का है और आप चिंता कतई भी ना करें, आप इसे बहुत जल्दी से करेंगे, बस थोड़ा विश्वास रखें। अब मुझे 1-2 बातें आपसे डिस्कस करनी जो आपने शायद पढ़ी हो पहले। क्या, मान लीजिए मैंने एक सवाल आपको दिया कि भाई एक कमरे में 10 जानवर, एक कमरे में 10 जानवर, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते। हर एक बिल्ली जो है वो 4 बिस्किट खा रही है और हर एक कुत्ता 6 बिस्किट खा रहा। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जानवर कितने हैं 10। जानवर कितने 10, बिल्लियां कितनी है 4, कुत्ते कितने हैं जी 6। अरे माफ करना, हर एक बिल्ली कितना बिस्किट खा रही है 4 और हर एक कुत्ता कितने खा ले रहा है जी 6। और कुल मिला के मैं सवाल में आपको कह रहा हूं कि यार 52 बिस्किट खाए गए, 52 बिस्किट खाए गए हैं। तो बताइए कुत्ते कितने और बिल्लियां कितनी। अरे कैलकुलेशन काहे सोल्व करने हो भाई दिव्यांशु, मान तो जाओ, सीख तो लो जो सिखाना चाह रहा हूं आगे। आंसर बताया करो तुम। हाँ पिंटू भैया ठीक बोले हो आप, आपने बहुतों ने पढ़ा है। बताओ जल्दी से आंसर। आप इसे मिश्रण से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। समझिए क्या कि मेरे भाई आप ऐसे सोच समझ के लिखिए कि बिल्ली कितनी है 4, ना सॉरी माफ करिएगा, हर एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है 4, और हर एक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है 6। तो हम ये कह लेते हैं कि हर एक कुत्ता 4 बिस्किट तो खा ही रहा है, 2 बिस्किट फालतू खा रहा है। भाई बात तो वही है, कोई अलग तो कह नहीं रहे। अभी भी अर्थ वही है कि भाई जो कुत्ता 6 बिस्किट खा रहा है, लेकिन मैंने बात को इस तरह से कह दिया कि मेरे भाई हर एक बिल्ली 4 बिस्किट खा रही है तो हर एक कुत्ता भी 4 खा रहा, बस 2 बिस्किट फालतू खा रहा। यानी अगर इस नजर से देखें तो 4 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है और 4 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है। तो 10 जानवर 4 बिस्किट के हिसाब से कितने बिस्किट खा लेंगे 40। तो मेरे बच्चे 40 बिस्किट खा लिए होंगे। बचे कितने 12। बचे कितने जी 12। बचे कितने हैं 12। आए ना, एक सेकंड रुकना भाई। देखिए भाई 10 चौक 40, 40 घटा दिया बचा कितना 52। हाँ है ना, इसका मतलब हर एक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है जी 2 बिस्किट खा रहा है।
मतलब माफ करिए, हर एक बिल्ली 4 बिस्किट खा रही है, हर एक कुत्ता 4 तो खा ही रहा है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो 4 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, 4 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है, तो 10 के 10 जानवर 4 के हिसाब से खाएंगे, कितने बिस्किट खा लेंगे? 40। हाँ है ना? तो कुल मिला के बिस्किट खाए कितने गए हैं? 52। तो कितने फालतू खाए गए? 12। तो 12 एक्स्ट्रा किसकी वजह से खाए गए हैं? कुत्ते की वजह से, क्योंकि हर एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। तो 2 बिस्किट कुत्ता एक्स्ट्रा खाता है, अगर 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने तो 1 कुत्ता चाहिए, तो 12 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? तो आप कहेंगे सर 6 कुत्ते चाहिए। इसका मतलब कुत्ते आ गए कितने? 6। और सच में बिल्लियां कितनी आ गई? 4। यानी 4 बिल्लियां होंगी, 4 चौक 16 और 6 छिंग 36। 16 और 36 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 52। समझे? करो भाई एक बार। आगे समझिए मेरी बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भाई 30 जानवर। कितने जानवर हैं जी? 30। ठीक है, बिस्किट ही खाने। क्या खाने मेरे भाई? बिस्किट ही खिलाने। मान लीजिए बिल्लियां और कुत्ते। ठीक है भाई, हर एक बिल्ली जो है ना मेरे भाई, वो 8 बिस्किट खा रही है। माफ करिए, हर एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 8। हाँ है ना? हर एक बिल्ली खा रही है 8 और हर एक कुत्ता खा रहा है 12 बिस्किट। और टोटल कुल मिला के जो है ना 320 बिस्किट खाए गए। 320 बिस्किट खाए गए। तो मेरे को आप यह बताइए कि भाई बिल्ली कितनी और कुत्ते कितने? तो आप ये कहेंगे कि देखो सर, बात को समझने का और समझाने का तरीका है कि बिल्लियां कितनी खा रही हैं? 8। कुत्ते कितने खा रहे हैं? 12। तो हर एक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 8 तो खा ही रहा है, बस 4 बिस्किट फालतू खा रहा है। भाई इस बात को कह तो हम इस तरीके से भी सकते हैं ना, हर एक बिल्ली 8 बिस्किट खा रही है, हर एक कुत्ता खा रहा है 8 जमा 4। 8 बिस्किट तो कुत्ता खा ही रहा है, 4 बिस्किट फालतू खा रहा है। तो 8 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है और 8 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है। हाँ है ना? तो 8 बिस्किट तो हर एक जानवर खा रहा है, तो जानवर है कितने? 30। तो 30 गुना 8 कितने बिस्किट खाए गए हैं? 240 बिस्किट खाए गए। तो इस तरीके से 240 बिस्किट खाए गए हैं। तो कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं? 80। है ना? कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए? 80। किस वजह से? क्योंकि हर एक कुत्ता जो है ना वो 4 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, यानी 4 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने तो 1 कुत्ता चाहिए। तो 80 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने तो मेरे भाई कितने कुत्ते चाहिए? 20। इसका मतलब कुत्तों की संख्या है 20। तो 30 में से 20 कुत्ते हो गए, तो बिल्लियां कितनी हो गई? 10। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलो भाई। हाँ है ना? आप इसी बात को उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे इसी सवाल को अगर उल्टा लिखना हो तो मैं ऐसे करूंगा, कि भाई हर एक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है जी? 12। हर एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, हर एक कुत्ता 12 खा रहा है, बिल्ली 8 खा रही थी, तो बिल्ली 12 तो खा ही रही है, 4 बिस्किट कम खा रही है। हाँ है ना? हर एक कुत्ता 12 बिस्किट तो खा ही रहा है,
मतलब 12 तो खा ही रहा है, हर एक बिल्ली भी 12 खा रही, 4 कम खा रही। देखो 8 ही खा रही है ना हर एक बिल्ली अभी भी, लेकिन उस बात को कहने का लहजा हो गया। हाँ है ना, तो 12 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है और भाई 12 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है। तो 30 जानवर हैं, 12 के हिसाब से कितने बिस्किट हो गए? 12 30 36 360। तो यानी 40 बिस्किट कम खाए गए हैं भाई। एक्चुअल में 320 खाए गए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 360 खाने थे, लेकिन 40 कम खा रखे। किस वजह से? क्योंकि हर एक बिल्ली 4 बिस्किट कम खा रही है। तो 4 बिस्किट कम खाने के लिए एक बिल्ली चाहिए, तो 40 बिस्किट कम खाने के लिए कितने बिल्लियां चाहिए? 10। तो यानी बिल्लियों की संख्या है 10, तो कुत्तों की संख्या है 20। हाँ है ना, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सवाल पे आइए। करिए भाई सवाल। देखिए यार, बड़ा सीधा सीधा सा सवाल है। दो सवाल थे ना ये, एक नीचे गया क्या? ये रहा। देखिए, इसी को लेते हैं। देखिए यार, आपको पता ही है सवाल में ये कह रहा है कि ए बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 27%। ए 15% और सी 27% है। हाँ है ना। सवाल में एक लाइन और भी कह रहा है कि ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 20% है। 20%, तो ए इक्वल टू सी, 20% की फ्रैक्शन 1/5, सी बटे लिया। इसका मतलब ए बैंक में 1 यूनिट इन्वेस्ट है, तो सी बैंक में कितना इन्वेस्ट है? 5। ए बैंक में 1 यूनिट इन्वेस्ट है, तो सी बैंक में कितना इन्वेस्ट है? 5। पक्का? यहां तक मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ी सीधी सीधी सी बात है। किस चीज का रेशियो है? प्रिंसिपल का रेशियो। ए बैंक में 1 यूनिट इन्वेस्ट है, तो सी बैंक में कितना यूनिट इन्वेस्ट है जी? 5। हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये किस चीज का है? ए और सी बैंक में इन्वेस्टेड धन, यानी प्रिंसिपल का रेशियो है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ए और सी बैंक से कुल मिला के कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, दोनों बैंकों से कुल मिला के टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? तो भैया 15 और 27 का डिफरेंस कितना है? 12। 12 को 1:5 में बांट देंगे, तो 1 और 5 6, 6 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 2, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 10। तो इसका मतलब ये डिफरेंस आएगा 2 और ये डिफरेंस आएगा 10। हाँ है ना। तो 27 में से घटा के 2 आएगा, तो कितना आएगा? 25%। और इसमें से 15 घटा के कितना आएगा? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर आएगा 25%। हाँ है ना। यानी ए और सी बैंक से कुल मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 25% है।
क्लियर है मेरे भाई, यहां तक की बात है? अब आगे आइए और थोड़ा सा समझिए क्या कि भाई 80,000 रुपए इन्वेस्ट है हमारे 3 बैंकों में। 80,000 रुपए इन्वेस्ट है 3 बैंकों में। देखो समझना पड़ेगा, सवाल आसान नहीं है। आसान नहीं है मतलब उस लहजे से समझना आसान नहीं है। मैं इसे 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक हिस्सा ले रहा हूं बी का और एक हिस्सा ले रहा हूं ए प्लस सी का। हाँ है ना? आपको यह बात समझ में आ गई कि ए प्लस सी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 25%। हाँ है ना? और बी बैंक में जो पैसा लगाया है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। तो बी पे है 16% और ए प्लस सी पे है 25%। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए प्लस सी पे 16% तो है ही, 9% एक्स्ट्रा है। 9% एक्स्ट्रा है। हाँ है ना? 9% एक्स्ट्रा है। क्लियर है? और 36,400 रुपए इंटरेस्ट बना है कितने साल का? 2 साल का। तो 1 साल का कितना बना? 18,200 रुपए। 18,200 रुपए। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज बना 18,200 रुपए। 18,200 रुपए। तो 16% जो ब्याज है मेरे बच्चे वो बी पे भी है और ए प्लस सी पे भी है। भाई ए प्लस सी तो कंबाइंड है ना, यानी 16% इस पे भी मिल रहा है और इस पे, तो 16% तो सभी पे मिल रहा है। तो 80,000 का 16% निकालोगे कितना बैठेगा जी? 12,800 रुपए। यानी इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 12,800 रुपए। तो कितना फालतू बन रहा है भाई? 5400 रुपए। हाँ है ना? कितना ब्याज फालतू बन रहा है? 5400 रुपए। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी पे 9%, ए प्लस सी पे 9% इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 5400। भाई ये फालतू 5400 किस वजह से बना? इस 9% की वजह से। यानी ए प्लस सी पे जो 9% ब्याज है वो कितना है? 5400 रुपए। तो 9 से काटेंगे 600 रुपए, तो ये आएगा 60,000 रुपए। तो ए प्लस सी का धंधा ना ब्याज बना कितना? 60,000 रुपए। तो 80 में से 60 गया तो ये कितना बचा जी? 20,000 रुपए। कितना बना जी? 20,000 रुपए। हाँ है ना? क्लियर है? एक भाई कह रहा है डिटेल ही ठीक है। अरे मेरे गधे डिटेल ठीक है, अगर तेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो क्या बताऊं भाई, तेरे लिए तो फिर सारे ठीक है। मां कसम दिमाग की कसरत करा दी सवाल ने। भाई देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे तो थोड़ी कसरत तो करोगे ना। अब बिना कसरत के हो जाएगा काम? है करो जी। जो नहीं समझे परेशान ना हो, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। पहली बात तो ये कि सवाल मीन्स लेवल का है।
देखिए इस सवाल में आएंगे तो ए बैंक में निवेशित धन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। हाँ है ना। और इन दोनों ही बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट है वो किस रेशियो में वो निकाल लेते हैं। तो कह रहा है ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 71.3/7% है। हाँ है ना। तो ए सी बटे ले आएंगे, इसकी फ्रैक्शन होगी 5/7, ये 5 ये 7। हाँ जी। तो यानी इनमें जो पैसा इन्वेस्ट है उसका रेशियो है मेरे भाई 5:7, 5:7। अब क्या किया जाए, अगर इतनी बात आपको पल्ले पड़ती है तो आप अति विद्वान छात्र हैं। अब आप ये करें कि 12 और 18 का डिफरेंस निकाल ले, कितना है 6। तो 6 को 5:7 में बांट दे। हाँ है ना। तो बांटेंगे तो 6 गुना में 5 और 7 12 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 5/2 यानी 2.5। तो ये 2.5 आ गया, तो 6 में ये 2.5 है तो ये कितना आएगा 3.5। हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू है 2.5 और ये वैल्यू है 3.5। हाँ है ना। तो 18 में से घटा के 2.5 और इसमें से 12 घटा के 3.5, तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 15.5%। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ है ना मेरे बच्चों, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? इसका मतलब ए प्लस सी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना वो 15.5% इंटरेस्ट आ रहा है कुल मिला के। अब बात को और गौर से समझिएगा भाई। सवाल में क्या कह रहा है? कि 65,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा हुआ। एक हिस्सा है ए प्लस सी, आप इधर लिख लें इधर लिख लें, डाटा के हिसाब से चेंज करना सीखिए। और बी है दूसरा, बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है और ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए प्लस सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15.5। हाँ है ना। जैसे दिल करे इधर ही सॉरी भाई, यहां रेट आप बी लिख लीजिए, यहां ए प्लस सी लिख लीजिए, मर्जी है। तो देखिए यार, ए में रेट ऑफ माफ करिए, बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% और ए प्लस सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15.5। तो हम कह देंगे कि 16% तो है ही, 0.5% की कमी है। देखो अर्थ अभी भी वही है, 16 में 0.5 गया 15.5 और ए और सी में कुल मिला के है भी 15.5, कोई दिक्कत भी नहीं है यहां तक। अब सवाल को सोल्व करते हैं। तो 10,180 रुपए ब्याज है मेरे बेटे 1 साल का। तो 16% यहां पे भी और 16% यहां पे भी, तो 16% तो सारे हिस्से पे। तो 65,000 का 16% तो 0, 16×5 80, 16×6 96 और 8 104, यानी इस हिसाब से इंटरेस्ट होगा 10,400 रुपए। तो ऐसे इंटरेस्ट बनेगा 10,400 रुपए। हाँ है ना, मेरी बात समझे। और वैसे मतलब हमारे हिसाब से जो जेन्युइन है उससे कितना कम आ रहा है 220 रुपए, जो जेन्युइन है उससे 220 रुपए कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए प्लस सी पे 0.5% कम है। तो ए प्लस सी का 0.5% जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 220 को। सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 44। तो ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी 44,000। तो ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 44,000। हाँ है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 65 में 44 गया 21,000। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं मेरे भाइयों? हाँ या ना? चलिए भाई, अब अगली टाइप आज तो खत्म होनी नहीं है, कल मिलेंगे, कल क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, और कल आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।